हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्यार्जन साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और कट ऑफ ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही और नीट 2024 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने नीट एग्जाम के पैटर्न के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको जानने को मिला कि नीट का जो एग्जाम होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें कितने मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। उसके अलावा आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में बताया जो पेपर में ईच सब्जेक्ट के द्वारा होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी को आप बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइड कर सकते हो। तो हर जो एग्जाम होती है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी बताया गया, उसमें भी आपको चॉइसेस बताई गई। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा जो पूरा डेडिकेशन होगा वो होगा, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर आप मान लीजिए नीट के एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके पास मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं ये चीज बताने वाला हूं कि जो नीट 2024 है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आप मान लीजिए नीट के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो मिनिमम मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, वो कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो भी एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है ना। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है अकॉर्डिंग टू दिस ईयर जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा बेस्ट होगा किस पे, आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा एलिजिबिलिटी और कट ऑफ द ईयर वाइज। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी मतलब आपके पास ऐसे कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या मतलब आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तब जाके आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो न्यू यूजी के लिए, यूजी आप समझ चुके होंगे। तो यूजी एग्जाम होती है, अंडर ग्रेजुएट होती है। मतलब अगर आप मान लीजिए 12th पास आउट है तो आप पहले नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको यूजी के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट, जो कि एमबीबीएस की एक डिग्री होगी। अगर मान लीजिए आप एमबीबीएस कर चुके हैं तो उसके बाद में होता है पीजी, मतलब नीट पोस्ट ग्रेजुएट, वो वाला एग्जाम देना पड़ता है जिससे आपको पीजी आपकी डिग्री आपको मिलती है, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप नीट यूजी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी सबसे पहले जो क्राइटेरिया वो है कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लियर शब्दों में देख सकते हो, मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज। मतलब आपकी, अगर आप मान लीजिए किसमें, अगर आप मान लीजिए आप नीट 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब आपके पास जो नीट 2025 मतलब 2025 में अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको 17 ईयर्स का होना जरूरी है। मतलब मेरे आइडिया से आपको जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेटा ऑलमोस्ट 2008 में आपका जन्म होना चाहिए, उससे पहले नहीं चलेगा। अगर आप 2025 में अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो तो 2008 में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप ये जो है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 17 ईयर्स आपको कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है ना। उसके बाद 17 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और ऑन और बिफोर 31st ऑफ द ईयर ऑफ इस और हर एडमिशन। अगर मान लीजिए आप नीट के बाद एडमिशन, मान लीजिए आपका नीट क्वालिफाई हो गया, तो एडमिशन के टाइम कोई भी एमबीबीएस कॉलेज के एडमिशन के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो डेट है वो 17 ईयर्स, मतलब आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो 2025 के 31 दिसंबर से पहले आपकी एज 17 ईयर्स को होना ही चाहिए अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। ठीक है ना। तो ये तो होगी एज लिमिट की बात। ठीक है ना। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या है, पहली तो बात हो गया आपको 17 ईयर्स का होना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, नो अपर एज लिमिट। मतलब आपको नीट एग्जाम के लिए आप कोई अपर एज लिमिट नहीं है।
इसकी कोई रेंज फिक्स नहीं है कि आप 35 साल तक दे सकते हो, नहीं, 40-45 के साल तक भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं बेटा, आप नेक्स्ट जो होता है वो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। तो एज लिमिट के बारे में आपके पास कंफर्म हो चुका होगा कि एज लिमिट में आपको क्या करना है। एज लिमिट आपकी सेट रहेगी ओनली 17 ईयर्स। 17 ईयर्स में आपको एग्जाम आप दे सकते हो। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपके पास कितनी एजुकेशन होनी चाहिए अगर आप मान लीजिए नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब जो भी कैंडिडेट नीट का एग्जाम देना चाहता है, नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके पास एक 12th पास आउट डिग्री होनी चाहिए, वो भी कहां से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप राजस्थान से है तो आपके पास राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब आरबीएसई बोर्ड से आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके अलावा महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में आपके पास आपके महाराष्ट्र बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th पास आउट में मार्क्स होने। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, जितने भी अपने स्टेट हैं सबके अपने अपने बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड होते हैं, वहां से आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू आपका 12th पास होना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर जरूर करेंगे, राइट। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सेकंड पॉइंट क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें आप साइंस बैकग्राउंड से होना आपका बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपके पास जो मार्कशीट है उसमें आपके पास जो सब्जेक्ट मेंशन होनी चाहिए, जिसमें आप 12th आपके पास 11th और 12th आप पढ़े हुए हो, ठीक है ना। तो आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट, राइट। और उसके अलावा इंग्लिश भी आप 12th में पढ़े हुए होने चाहिए और उनमें पास्ट मिनिमम पास मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है ना। तब जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? तो आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। उसके अलावा 12th आपकी पास होनी चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। कहाँ का? मतलब इंडिया में किसी भी स्टेट से आप, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना हो गया, किसी भी स्टेट से, तमिलनाडु हो गया, पूरे जितने भी अपने इंडिया के स्टेट्स हैं, सब स्टेट से आपके पास क्या होना चाहिए? एक 12th पास आउट एक मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी आप माली स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके पास 12th पास होनी चाहिए आपके पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से, ठीक है ना। उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है? कैंडिडेट के पास साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए। साइंस बैकग्राउंड में कौन कौन से सब्जेक्ट होनी चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा इंग्लिश, इनमें आप इंडिविजुअली पास होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए मिनिमम 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 50% मार्क्स टेकन टुगेदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एट द क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है ना। मतलब आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। ऐसा नहीं आप 40 इन तीनों को मिला के आपके पास कितना बन रहा है, मतलब आप मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी भी हम 12th में पढ़ते हैं तो उनके मार्क्स मिला के मान लीजिए आपके 55% बन रहे हैं, लेकिन आपका जो तीनों का मान लीजिए को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप जोड़ते हैं तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब मिनिमम मार्क्स 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो मार्क्स हैं वो 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो प्लीज अगर आप मान लीजिए नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको आई होप आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप वो समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ लास्ट ईयर्स की जो कुछ ईयर वाइज कट ऑफ रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने नीट का एग्जाम दे लिया तो नीट के एग्जाम के बाद में आपको क्या होना
क्या पता चलता है क्या कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर नेट जो नीट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कुछ कट ऑफ फिक्स कर दी जाती है। उस कट ऑफ में आपको डिसाइड किया जाता है कि आप इस कट ऑफ के अगर अंतर्गत आ रहे हो, उसके अलावा परसेंटाइल की कुछ कट ऑफ फिक्स कर दी जाती है। उसमें ये सेट कर दिया जाता है कि अगर आपका जो स्कोर है, नीट का जो स्कोर है वो इस परसेंटाइल के बिटवीन है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसकी जो नीट एग्जाम की जो काउंसलिंग होती है डिफरेंट कॉलेजेस के लिए, जो स्टेट वाइज होंगी या फिर ऑल ओवर इंडिया पे होगी, जो ऑल ओवर इंडिया पे जो काउंसलिंग चलती है जिसमें आप अपनी चॉइसेस फील कर सकते हो कि मुझे ये वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, फर्स्ट चॉइसेस, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से आपकी चॉइसेस रह सकती है, राइट। तो ये आपको फिक्स करने के लिए आपके पास क्या है कि कुछ कट ऑफ फिक्स कर दी थी। तो हमारे पास क्या है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है किसकी, मतलब 2024 की, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस हुआ या जनरल कैटेगरी, उसके पास 50% अगर मार्क्स वो लेके आता है, 50 परसेंटाइल अगर उसका आता है, 50 परसेंटाइल बोल रहा हूँ मैं, परसेंट नहीं बोल रहा। परसेंटाइल जो होता है वो फिक्स किया जाता है, वो रेंज फिक्स की जाती है। अगर मान लीजिए आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस मार्क्स के द्वारा आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है आपके पास चॉइसेस होती हैं जिसमें डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस को आप फिल कर सकते हो, जिससे आपको आपकी फेवरेट कॉलेज जो आप चाहते हो एडमिशन लेना, उसकी आप चॉइसेस फिक्स कर सकते हो। और ओबीसी के लिए जो एक्सपेक्टेड रहने वाले 40% रहने 40% परसेंटाइल रहने वाली है, मतलब आपका स्कोर 136 और 107 के बीच का है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब आपकी मिनिमम रेंज कितनी, 107 मार्क्स, और मैक्सिमम कितना है, 136 मार्क्स। मतलब इसमें की रेंज में अगर आपको माली मार्क्स मिल रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर के लास्ट वाले जो स्लाइड है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली कैटेगरी वाइज। तो आप बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना। जो एससी की है, एससी कैटेगरी की, वो 40% परसेंटाइल पे उनको काउंसलिंग मिल सकती है, और एसटी का भी 40% हो सकता है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं 45 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। उसके अलावा ओबीसी के लिए फिजिकली हैंडीकैप जो है उसके लिए 40 परसेंटाइल मिल जाएगा, और एससी फिजिकल हैंडीकैप है उनको 40 पे मिल जाएगा। मतलब एसटी फिजिकल हैंडीकैप है तो उनको मिल जाएगा 40 परसेंटाइल पर, मतलब वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2023 की, जो लास्ट ईयर कितना रहा है। तो आप देख लो बेटा, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो जनरल कैटेगरी कितने का था, वही सेम जो रहता है, ठीक है। 50% परसेंटाइल पे और 40 परसेंटाइल पे, 45 पे, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज का हमने दिया हुआ है, ठीक है। उसी टाइप में जो लास्ट ईयर रहा था, मतलब जो 2022 में रहा था, ठीक है ना, जनरल का, ओबीसी का, एससी और एसटी का, ठीक है। इस तरीके से वो रेंज रहती है, ठीक है ना। तो ये जो रेंज रहती है इसमें ये फिक्स किया जाता है परसेंटाइज के बेसिस पे कि अगर आप मान लीजिए आपकी इतनी परसेंटाइल आ रही है तो आप नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं हम 2021 और 2020, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ इस तरीके से ही अब तक जो परसेंटाइल स्कोर रहा है वो इस तरीके से रहा है, जिससे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अपनी जो भी आपकी चॉइसेस हैं, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज आप मान लीजिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसकी आप लिस्ट आउट कर सकते हो और आप अपना एडमिशन उनमें ले सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो रहने वाली है 2024 में, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, अभी एग्जाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, और गवर्नमेंट के द्वारा भी कट ऑफ, सॉरी, नेशनल एनटीए के द्वारा कट ऑफ रिलीज नहीं की गई है। लेकिन हमारी कुछ जो कट ऑफ है वो हम एक्सपेक्टेड मान रहे हैं कि इस साल का जो पेपर रहा है वो थोड़ा अच्छा रहा है। तो इसका मतलब हम स्टूडेंट्स को यह बताना चाहेंगे कि आप अपना, मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक रेंज फिक्स कर सकते हैं अपने माइंड में कि अगर मेरे मार्क्स इतने आए तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। ये भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम एक आइडिया बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप ये आइडिया रखिए कि अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है ना, तो 2023 में 610 मार्क्स पर जिसकी जो ऑल इंडिया रैंक रही थी वो 23,562, ठीक है ना, 23,562। तो इस पे आपको क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली थी जनरल कैटेगरी वाली, ठीक है ना।
610 पे, ऑल ओवर इंडिया पे 610 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी वालों को क्या मिली थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली थी। ठीक है ना। तो उसी टाइप में जो ओबीसी कैटेगरी है 605 मार्क्स पर, इतने 605 मार्क्स पर उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2023 में मिली थी। उसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस उसके 600 मार्क्स अगर किसी का आए, 600 मार्क्स किसी आए तो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। ठीक है ना। उसके अलावा एससी कैटेगरी वालों को 505 मार्क्स अगर एससी कैटेगरी वालों को मिला है तो उनको 2023 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है ना। उसके अलावा 460 मार्क्स एसटी कैटेगरी के लिए, राइट। अब हम ये बात करेंगे, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मान लीजिए हम 2024 में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली। तो आपको मैं बता दूं कि इस साल का जो पेपर है वो बहुत अच्छा रहा है और काफी स्कोरिंग पेपर रहा है और बच्चों ने काफी एक्सपेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना। हम देख सकते हैं काफी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है और काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड स्कोर काउंट किया है वो 700 से अबोव बहुत स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो उसका मतलब पेपर बहुत अच्छा रहा है। तो आप ये मान लीजिए बेटा कि अगर आपको मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है तो आपका जो स्कोर है वो अराउंड रहना चाहिए, मतलब इसके आसपास रहना चाहिए। 615 जनरल कैटेगरी +- 5 कर सकते हो, राइट। 615 मतलब 615 या 20 पर आपको, या 610 या 615 या 620 पर आपको जो जनरल कैटेगरी है उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिक्स कर लेना चाहिए कि हमारा इतने मार्क्स आएंगे तो हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना। उसी टाइप में बेटा जो ओबीसी कैटेगरी है 612 +- 5, और उसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस 610 +- 5, उसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए 515 +- 5 कर लो। ठीक है ना। उसकी प्रकार एसटी कैटेगरी के लिए 475 +- 5। ठीक है ना। तो अगर इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा और आपका जो फेवरेट, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां तक जो चीज हमने समझाई आपको बिल्कुल अच्छे से, आपको आज हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया कि नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, तो आपने एज लिमिट देख लिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा आपको हमने कुछ कट ऑफ का जो डाटा हमने आपको बताया जो ईयर वाइज रहा है 2020 से लेके 2023 तक, उसके अलावा हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमने कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन की। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स और जितने भी हो सके, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनमें एडमिशन के लिए आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। ठीक है ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।